बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय के तीसरे प्रकरण का पुनरावर्तन देखेंगे और इसमें हम लोग ब्राज़ील के प्रमुख प्राकृतिक विभागों को बांटेंगे और बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील का मानचित्र देखते हैं। प्राकृतिक मानचित्र ब्राज़ील का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मानचित्र को अगर ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आती है कि ब्राज़ील के अधिकांश हिस्से पर उच्च भूमि, हाईलैंड्स, पठार और छोटे छोटे पर्वत हैं। ब्राज़ील में बहुत लंबे चौड़े और बहुत ऊंचे पर्वत तो नहीं हैं। ब्राज़ील का जो उत्तरी हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको हम अमेज़न नदी का हिस्सा भी कहते हैं, ये मैदानी भाग है और थोड़ा सा दक्षिण में यहाँ पराग्वे नदी के आसपास का हिस्सा, ये भी मैदानी भाग है। इसके अलावा ब्राज़ील के बाकी हिस्सों में मैदान नहीं दिखते। तटीय प्रदेशों में यहाँ अटलांटिक महासागर के तट पर जो हरा रंग दिख रहा है, ये भी तटीय मैदानों का है। हालांकि ये बहुत विस्तृत नहीं है, एक पतली पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। इस तरह से अगर हम ब्राज़ील को प्राकृतिक विभागों में बांटें तो यहाँ कुल 5 प्राकृतिक विभाग हमें नज़र आते हैं, जैसा कि भारत में भी हमने पढ़ा हुआ था। तो जो प्राकृतिक विभाग हैं उसमें पहला है उच्च भूमि, ब्राज़ील की उच्च भूमि। ये देखिए, ये हिस्सा ब्राज़ील की उच्च भूमि का है, बल्कि यहाँ तक। और दूसरा एक ब्राज़ील की उच्च भूमि यहाँ भी दिखाई पड़ रही है, जिसको हम गुयाना की उच्च भूमि कह रहे हैं। और दूसरा है ब्राज़ील की उच्च भूमि। ये पठारी प्रदेश हैं, एक उत्तर की तरफ ब्राज़ील के उत्तर की तरफ गुयाना उच्च भूमि और एक ब्राज़ील के दक्षिण और पूर्व की तरफ ब्राज़ील की उच्च भूमि। ये कुछ उच्च भूमियाँ हुई ब्राज़ील की। इसके अलावा दूसरा इसका विभाग है विशाल कगार। विशाल कगार का जो हिस्सा है वो भी आप देख लीजिए। दरअसल कगार का हिस्सा यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ है। यानी ये जो उच्च भूमि का पश्चिमी, उच्च भूमि का पूर्वी हिस्सा है, ये कगार के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है तटीय प्रदेश, यानी समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये ब्राज़ील के समुद्र तटीय प्रदेश कहलाते हैं। ये हिस्से, समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। और तीसरा है मैदानी प्रदेश। ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश दो तरफ है। एक तो आप देख रहे हो अमेज़न नदी का मैदान, ये वाला हिस्सा, और दूसरा यहाँ जो पराना पराग्वे नदियों का मैदान है वो भी है। दो मैदानी प्रदेश हैं। और पांचवा और अंतिम है ब्राज़ील के द्वीप समूह। अगर हम द्वीप समूहों को देखें तो ब्राज़ील में ये द्वीप समूह ब्राज़ील के समुद्री किनारे पर उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास, यहाँ देखिए छोटे छोटे ग्रीन कलर के आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। मानचित्र में ध्यान से देखिए तो, जैसे देखिए एक यहाँ है, यहाँ है, ये भी आइलैंड्स हैं। इस तरह के आइलैंड्स हुए। और कुछ आइलैंड्स यहाँ तटों पर आपको मानचित्र में तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हैं, समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। तो इस तरह से 5 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हुए ब्राज़ील के, जिसमें पहला है ब्राज़ील की उच्च भूमि। फिर से एक बार देख लें, भूमि के दो हिस्से, एक ब्राज़ील की उच्च भूमि और दूसरा हुआ गुयाना की उच्च भूमि। दूसरा हिस्सा इसका है विशाल कगार। ये ब्राज़ील के उच्च भूमि के पूर्वी हिस्से पर ये फैला हुआ विशाल कगार है। तीसरा है तटीय प्रदेश, ये किनारे वाला हिस्सा जो आपने देखा। चौथा है मैदानी प्रदेश, जिसमें दो हिस्से हैं, एक अमेज़न का मैदान है और दूसरा पराग्वे का मैदान है। और पांचवा आपने देखा द्वीपीय क्षेत्र, जो यहाँ समुद्र के किनारे स्थित हैं, कुछ अंदर स्थित हैं, मतलब समुद्र के अंदर कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो इस तरह से 5 प्रमुख प्राकृतिक विभाग ब्राज़ील के होते हैं। तो सबसे पहले
इन प्राकृतिक विभागों में पहला विभाग हम लेते हैं उच्च भूमियों का हिस्सा, हाईलैंड्स। ब्राज़ील के जो हाईलैंड्स है, उच्च भूमियाँ हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 उच्च भूमि है, एक गुयाना की उच्च भूमि और एक ब्राज़ील की उच्च भूमि। गुयाना की उच्च भूमि ये है, गुयाना उच्च भूमि या गुयाना हाईलैंड्स, और दूसरा आपका ये आपने देखा ब्राज़ील का हाईलैंड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं गुयाना की। अगर ध्यान से देखो तो गुयाना की उच्च भूमि ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से में, ये उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये जो गुयाना की उच्च भूमि है, इसका मुख्य हिस्सा चला जाता है वेनेजुएला में और गुयाना में। कुछ हिस्सा इसका ब्राज़ील में, यही इतना हिस्सा इसका ब्राज़ील में आता है, ये हिस्से। यानी गुयाना की उच्च भूमि का दक्षिणी भाग ब्राज़ील में आता है और इसका मुख्य हिस्सा जो उत्तर में है वो गुयाना और वेनेजुएला, 2 अलग अलग देशों में समाहित है। ये उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। ये है फ्रेंच गुयाना, पूर्व में यहाँ तक फैली हुई है और पश्चिम में ये वेनेजुएला के किनारे तक फैली हुई है। इसमें ब्राज़ील के 2-3 राज्य, रोरैमा, पारा और अमापा, 3 राज्यों में ये गुयाना की उच्च भूमि फैली हुई है। ब्राज़ील में इस उच्च भूमि का कम ऊंचा भाग आता है, ज़्यादा ऊंचाई वाला हिस्सा इसका चला जाता है वेनेजुएला में। लेकिन ब्राज़ील और वेनेजुएला के तट पर एक जगह है पिको डी नेबलिना, ये आप देख रहे हो, ये त्रिकोण जो बना हुआ है, ये पिको डी नेबलिना शिखर है, ये ब्राज़ील का सबसे ऊंचा शिखर भी है। हालांकि ये बिल्कुल ब्राज़ील और वेनेजुएला की सीमा पर है। इस शिखर की ऊंचाई है 3014 मीटर। यहाँ आप देख सकते हो 3014 मीटर लिखा हुआ है, पिको डी नेबलिना की ऊंचाई। अब आइए बात करते हैं ब्राज़ील के उच्च भूमि की, यानी इसकी। ब्राज़ील का जो उच्च भूमि का इलाका है, इसके दक्षिण व पूर्व की ओर के भाग की ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास है, या 1000 मीटर से कुछ अधिक है। इसके दक्षिणी और पूर्वी हिस्से की ऊंचाई यहाँ। लेकिन अन्य भागों में इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के बीच ही है। इस उच्च भूमि की उत्तरी जो ऊंचाई है वो उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई ऐसे कम होती जाती है, यानी ढाल जो है वो उत्तर की ओर है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ब्राज़ील की अधिकांश नदियां जो उच्च भाग से निकलती हैं वो बहती हुई उत्तर की ओर जाती हैं और जाकर के अमेजन नदी में या तो फिर अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका ढाल कम होता जाता है। इसी उच्च भूमि के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से से कुछ नदियां निकलती हैं, जिसमें पराना है, पराग्वे है। ये नदियां हैं जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अर्जेंटीना में जाकर के अर्जेंटीना में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस तरह से जो पठार का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा, इसका ढाल इस तरफ है। ठीक है, ब्राज़ील का पठार उच्च भूमि का जो पूर्वी हिस्सा है, ये हिस्सा पूर्वी हिस्सा ये ऊंचा है और इसका पूर्व की ओर ढाल तीव्र है। इसलिए पूर्व की ओर से जाने पर यह हिस्सा एक खड़ा पर्वतीय भाग दिखाई देता है, जिसे हम कह सकते हैं विशाल कगार। यही वो कगारी भाग है जो कि ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग का दूसरा हिस्सा है, विशाल कगार। ये जो गहरे लाल रंग से रंगा हुआ ये इलाका है, 1 मिनट है, इसको बता देता हूँ आपको।
ये जो हिस्सा है, ये और यहाँ पर ये हिस्सा जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है, ये है विशाल कगार। ये बहुत बड़ा विभाग तो नहीं है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्राज़ील के इस तरफ आप देखेंगे पूर्व की ओर तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से जो हवाएं चलती हैं, जिनको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा कहते हैं, ये हवाएं समुद्र की ओर से जब चलती हैं तो इनमें नमी भरी होती है। ये हवाएं आकर के इस विशाल कगार से टकराती हैं और टकरा करके ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ के ब्राज़ील के इन पूर्वी तटों पर खूब वर्षा करती हैं। तो विशाल कगार का पूर्वी हिस्सा खूब वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही ये हवाएं इस विशाल कगार को पार करके इस तरफ आती हैं तो हवाओं में नमी कम हो जाती है। नमी कम होने से ब्राज़ील के उच्च भूमि वाले हिस्से में, यानी इस हिस्से में बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, जिससे ये हिस्से शुष्क बन जाते हैं। इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस प्रदेश के उत्तर की ओर के हिस्से में अनावृष्ट चतुर्भुज क्षेत्र बन जाता है। अनावृष्ट चतुर्भुज का मतलब है ऐसा इलाका जहां वर्षा बहुत कम होती है, यानी शुष्क क्षेत्र। तो ये रहा ब्राज़ील के इस तटवर्ती, यानी जिसको हमने कहा कि ब्राज़ील का ढाल यानी विशाल कगार का महत्व रहा है। अब आइए चर्चा करते हैं अगले प्राकृतिक विभाग की, चौथे की, जिसको कहते हैं ब्राज़ील का तटीय प्रदेश। तटीय मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ब्राज़ील के किनारे पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, या यूं कह सकते हैं कि ब्राज़ील का जो समुद्री हिस्सा है, समुद्र के पास वाला हिस्सा है, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिण अटलांटिक महासागर के किनारे फैला हुआ है। ये तटवर्ती भाग काफ़ी लंबा है, लगभग 7,400 किलोमीटर लंबा भूभाग तटवर्ती है ब्राज़ील का। ये देखो, ये सब ब्राज़ील के तटवर्ती भाग। ये तट यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 7,400 किलोमीटर लंबा है, ठीक। इस तटीय भाग को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। यहाँ से एक तो इधर का हिस्सा जिसको हम कहते हैं ब्राज़ील का पूर्वी तट, और दूसरा ये हिस्सा जिसको हम कहते हैं ब्राज़ील का दक्षिणी तट। तो ये तटवर्ती हिस्से को हमने दो भागों में बांट दिया। ये जो ब्राज़ील का पूर्वी तटवर्ती भाग है, ये मुख्य रूप से अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियां यहाँ आकर समुद्र में मिलती हैं, जिससे ब्राज़ील के पूर्वी तट पर काफ़ी बड़ा समतल मैदान, ये समतल मैदान बन गया है ये इलाका। तो ये तट काफ़ी विस्तृत है, लेकिन अगर हम ब्राज़ील के दक्षिणी तटवर्ती भाग को देखेंगे तो इन दक्षिणी तटों पर विस्तृत मैदान नहीं है, छोटे छोटे मैदान हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैदान चौड़ा दिखता है, लेकिन जैसे हम दक्षिण में आते हैं यहाँ देखो मैदान की चौड़ाई बहुत कम है, क्योंकि यहीं पर विशाल कगार स्थित है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियाँ आकर समुद्र से मिलती हैं ब्राज़ील के दक्षिणी तट पर, लेकिन ब्राज़ील के पूर्वी तट पर बड़ी बड़ी नदियाँ आकर समुद्र में मिलती हैं। इसलिए ब्राज़ील का जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है वो विस्तृत है, और जो दक्षिणी तटवर्ती मैदान है वो कम विस्तृत है। इन दक्षिणी तटवर्ती मैदानों पर समुद्री किनारे, यानी समुद्र से लगा हुआ जो स्थलीय भाग है वो थोड़ा विस्तृत है, यानी सुंदर तट
जिसको हम अंग्रेजी में बीच कहते हैं, पुलिन हिंदी में कहा जाता है, पुलिन यहाँ पर खूब विकसित हुए हैं। वो समुद्री किनारे जो रेत से बने होते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैसिनो पुलिन, कैसिनो बीच, तो ये सभी किनारे पर बीचेस बन गए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीचेस ना के बराबर हैं। ठीक है। अब आइए ब्राज़ील के मैदानी भाग की चर्चा कर लें। ब्राज़ील में हमने 2 मैदानों की चर्चा की थी, 2 मैदान यहाँ पर हैं। एक ब्राज़ील के उत्तर में है, जिसको हम अमेज़न नदी का मैदान कहते हैं, ये हिस्सा, और दूसरा है ब्राज़ील का दक्षिणी पश्चिम में एक मैदान है, जिसको हम पराना पैराग्वे का मैदान भी कहते हैं। ये हिस्सा मैदानी है और दूसरा ये हिस्सा मैदानी है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं ब्राज़ील के इस उत्तरी मैदान की, जिसको हम अमेज़न का मैदान भी कहते हैं, अमेज़न नदी का मैदान। ठीक है। तो अमेज़न नदी का जहाँ तक प्रश्न है, अमेज़न नदी के मैदान का जहाँ तक प्रश्न है, ये मैदान ब्राज़ील का सबसे विस्तृत मैदान है। सामान्यतः यह पूर्व की ओर इसका ढाल बना हुआ है। पूर्व की ओर ढाल मतलब है इस तरफ स्लोप ज़्यादा है, इसलिए आप देखेंगे सभी नदियाँ बह करके इसी तरफ आती हैं। तो ये जो इलाका है वो इसका ढाल पूर्व की ओर दिखाई पड़ता है। अमेज़न घाटी ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में करीब करीब 1300 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो हिस्सा है इसका अमेज़न पश्चिमी हिस्सा, यहाँ इस मैदान की चौड़ाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है। और जहाँ गुयाना की उच्च भूमि और ब्राज़ील की उच्च भूमि मिलती हैं, यहाँ आप देखोगे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लगभग 240 किलोमीटर। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई और बढ़ती जाती है। अगला, ये मैदानी भाग पूरी तरह से वनों से ढका हुआ है। घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं, दलदली इलाके पाए जाते हैं। बार बार यहाँ पर बाढ़ आती है, जिससे बहुत घनी वनस्पतियाँ उग जाती हैं। यहाँ जाना मुश्किल है। ये पूरा प्रदेश दुर्गम प्रदेश है और अमेज़न घाटी के जो वन हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो ब्राज़ील के मैदान का एक हिस्सा हुआ। ब्राज़ील का जो दूसरा मैदान है वो ब्राज़ील के उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसको हम पैराग्वे पराना नदियों का मैदान भी कहते हैं, यानी ये मैदान। इस मैदान में इसका ढाल दक्षिण की ओर है पैराग्वे नदी का, जबकि जो पराना नदी है उसका ढाल उद्गम क्षेत्र की ढलान दक्षिण की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। और यहीं पर पेंटानल क्षेत्र स्थित है। आप देख सकते हो पेंटानल यहाँ लिख गया है। एक मिनट में और क्लियर कर दूं। आप देख रहे हो यहाँ ये घास के कुछ चित्र बने हुए हैं, ये सभी। इसका मतलब है कि ये इलाका जो है पेंटानल का, इसको पेंटानल का दलदल भी कहते हैं या पेंटानल आर्द्र भूमि कहा जाता है। ठीक है। ये ब्राज़ील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में स्थित है। पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना में भी दिखाई पड़ता है कि जो बगल में देश है अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है, यहाँ अर्जेंटीना तक। अब आइए चर्चा करते हैं ब्राज़ील के अंतिम प्राकृतिक विभाग की, और वो है द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह का क्षेत्र है ब्राज़ील का, वो भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक जो तटीय भागों में द्वीप हैं, मुख्य भूमि से लगे हुए द्वीप हैं, और दूसरा जो ब्राज़ील की मुख्य भूमि से दूर समुद्र में स्थित द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो जो समुद्र में स्थित द्वीपीय क्षेत्र हैं उनको हम सागरीय द्वीप कहेंगे, और जो ब्राज़ील की मुख्य भूमि से लगे हुए हैं उनको हम तटीय द्वीप कहेंगे। तटीय द्वीप में ये द्वीप आते हैं,
यहाँ आप देख सकते हो जो मराजो द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप आइलैंड्स, ये सभी तटीय द्वीप हैं और समुद्र के अंदर स्थित हैं कुछ द्वीप में। ये सागरीय द्वीप, जो सागरीय द्वीप हैं वो मुख्य भूमि से लगभग 300 मीटर दूर स्थित हैं, चट्टानी स्वरूप के हैं, जलमग्न पर्वतों के हिस्से हैं। और जो तटीय द्वीप हैं वो दरअसल जमावटी द्वीप हैं, यानी नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी से बने हुए द्वीप। ये मराजो उसी प्रकार का द्वीप है। बेसिकली ये सभी द्वीप अमेजन नदी के मुहाने पर दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से आज हमने ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग का रिवीजन किया।